हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सेल जब शुरू किया तो एक्सेल के अंदर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी होम मेन्यू के अंदर, जिसमें कि हमने क्या जाना कि कैसे हम कोई शीट बनाते हैं, किस तरीके से हमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना है। पेस्ट के हमने बहुत सारे ऑप्शन यूज़ किए। साथ ही साथ हमने फ़ॉन्ट के ऑप्शंस को जाना, जिसके अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, इन सब के बारे में पढ़ा। गाइस, वो शीट हमारी जो लास्ट शीट थी वो लगभग कुछ इस तरीके की थी, बिकॉज इसका यूज़ हमारा पेस्ट स्पेशल के साथ था। इसी शीट के कुछ डेटा को हमने दूसरे शीट में कॉपी किया है और इस शीट में हमने नेम, एज, सैलरी, DA, TA और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा है। कुछ डेट्स यहाँ पर मैंने और लिखी हैं जो कुछ इस तरीके की डेट्स की शीट है, जिसमें आज की डेट होगी, बीते हुए कल की डेट, आने वाले कल की डेट, नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, नेक्स्ट मंथ, प्रीवियस मंथ, और इस टाइप की कुछ डेट्स को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। अगर आप देखें तो इसमें करेंट डेट के आसपास की कुछ डेट्स आपको दिखाई देंगी। ओके गाइज, इस टाइप की शीट्स बना रहा हूँ क्योंकि आज इसी शीट के से रिलेटेड हमने कुछ काम करने हैं। तो देखिए, आप शीट आराम से बना सकते हैं नेम, एज, सैलरी, DA, TA और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लेकर। गाइस, सबसे पहली चीज़ मैं इसके अंदर कुछ ऑप्शन जो बताने जा रहा हूँ आज, वो ऑप्शन है पहले अलाइनमेंट के ऑप्शंस। अलाइनमेंट के ऑप्शंस में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ जानिए। जब भी आप यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को लिखते हैं, मैंने यहाँ पर A15 पे कर्सर को रखा, यहाँ पर हमने कोई नाम लिखा। जब हमने किसी नाम को लिखकर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी नाम को लिख के ऊपर ए कॉलम के राइट में जाएं तो देखिए सेल को हम बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा किया हमने सेल को। इसी तरीके से A15 के लेफ्ट में देखिए जहाँ 15 है उसके साथ में नीचे गए और इस सेल को थोड़ा सा बड़ा किया। किसी भी सेल के लिए एक टेक्स्ट की जो होती है वो पोजीशनिंग होती है बहुत सारी, मतलब किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को कहाँ पर डिस्प्ले करना है, उस ऑप्शन को हम आज करने जा रहे हैं पहले अलाइनमेंट के थ्रू। देखिए गौर कीजिएगा, सबसे पहली चीज मैंने इसमें टेक्स्ट लिखा और सेल को थोड़ा बड़ा कर लिया ताकि आपको उसकी पोजीशनिंग पता चल सके। तो देखिए इसके अंदर ऑप्शन होते हैं टॉप, मिडिल, बॉटम। कर्सर में आराम आराम से रख रहा हूँ। इसके अंदर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक्सेल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये चीज़ कि आपका प्लेसमेंट कहाँ होगा, किस ऑप्शन को आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए कर्सर पोजीशन किस सेल पे है, किस तरीके से यूज़ करना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो मैं एक्सेल को बहुत आराम से करवाऊँगा, आप बिल्कुल आराम से देखिए, नो प्रॉब्लम। जब भी कहीं कोई डाउट होता है उसे क्लियर करके चलिए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब हम बात करते हैं टॉप, मिडिल और बॉटम की, इसी तरीके से लेफ़्ट, सेंटर और राइट। तो अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास 6 ऑप्शन नहीं है, हमारे पास 9 ऑप्शंस आते हैं। देखिए पहले मैंने वीडियो इसमें टॉप अलाइन रखा। टॉप अलाइन करने में हमारे पास 3 ऑप्शन है, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। ऐसे ही मिडिल में गए, मिडिल लेफ्ट, मिडिल सेंटर, मिडिल राइट। ऐसे ही बॉटम में गए तो बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। देखने में 6 ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आप यूज़ करते हैं तो हर एक के साथ लेफ्ट, सेंटर, राइट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम 9 तरीके से किसी सेल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। ये तो हमने किया है। इसको मैं कंट्रोल Z करूँगा तो जितनी बार मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ देखिए वो पीछे जाता चला जाएगा, और आप उसे अंडू कर सकते हैं या इसको हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब बात आती है टेक्स्ट के डायरेक्शन की, ओरिएंटेशन कैसा चाहिए आपको टेक्स्ट का। जब आप किसी भी शीट में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और उसका ओरिएंटेशन पे जाते हैं तो उसका एंगल चेंज हो जाता है। आप एंगल चेंज कर सकते हैं। इसका ओरिएंटेशन देखिए, आप 45 डिग्री पे चाहते हैं 45 डिग्री पे होगा। इसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये आपका आ गया क्लॉकवाइज। इस तरीके से चलिए
उसके बाद आप इसे वर्टिकल लिख सकते हैं टेक्स्ट को, आप चाहें तो इसे रोटेटेड टेक्स्ट की फॉर्म में ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे रोटेटेड टेक्स्ट डाउन की फॉर्म में ले सकते हैं, और आप चाहें तो जब आप इसमें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट के अंदर जाते हैं तो वी कैन यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन सच एज टेक्स्ट को इसको हाइट वाइज प्रिंट करा सकते हो, या आप इसका जितने डिग्री एंगल लेना चाहते हैं, ये डिग्री एंगल दिखा रहा है, 30 डिग्री एंगल पे चाहें तो 30 डिग्री एंगल पे भी आप इसको दिखा सकते हैं। ओके करेंगे तो ये आ जाएगा। और अगर आपने इसी एंगल ऑप्शंस के अंदर जाकर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके यहाँ पर इसको 0 डिग्री कर दिया तो ये 0 डिग्री पे भी सेट कर देगा। अब बात वही आती है कि जब यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे थे तो जर्नल, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, ये भी बहुत सारे ऑप्शन अभी मैं इस पर दोबारा आऊँगा, इस मेन्यू पे पूरा लौट के दोबारा आऊँगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं अलाइनमेंट की और टेक्स्ट डायरेक्शन की। ओके, तो ये जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी आगे चल के मैं आपको फॉर्मेट मेन्यू के लास्ट ऑप्शन में आपको ये सब चीज़ें और क्लियर करूँगा। ठीक है गाइज, अब बात आती है इंडेंटेशन की। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन। इसका क्या मतलब है देखिए, इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल सा डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए सपोज करो मैंने इस सेल को थोड़ा बड़ा किया, एम सेल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। एम सेल में मैंने यहाँ पे लिखा मैनेजर। मैनेजर के अंदर सपोज करो मैंने नाम लिखा राम, श्याम, मोहन, सोहन, हरी, ऐसे करके कुछ 4-5 नाम मैंने मैनेजर में डाल दिए। इसी तरीके से अब हम इसमें लेते हैं एनालिस्ट। एनालिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर हरी लिख चुका हूँ मैं, यहाँ पर मैंने किशन ले लिया और पवन ले लिया और यहाँ पर राहुल ले लिया और यहाँ पर मनोज ले लिया, ऐसे करके कुछ नाम ले लिए। और इसी तरीके से कुछ वर्ड हम क्लर्क के अंदर भी लिख लेते हैं। राजेश ले लिया, दिनेश ले लिया और सुरेश ले लिया, ऐसे करके कुछ नाम मैंने इसमें ले लिया। अब गाइस देखिए, मैं जो मैनेजर, एनालिस्ट और क्लर्क, इन 3 हेडिंग को देखिए, पहले मैनेजर पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल एक हाथ से प्रेस करके रखें, एनालिस्ट पे क्लिक करें, एक हाथ से क्लिक रखें, क्लर्क पे क्लिक करेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा कलरफुल बना दिया। ये आपके पास 3 एक तरीके से हेडिंग्स आ गई। इन 3 हेडिंग्स के अंदर आपने राम से लेकर हरी तक सिलेक्ट किया, फिर वही कंट्रोल दबाया एक हाथ से, किशन से लेकर मनोज तक सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा रहने दीजिएगा, राजेश, दिनेश और सुरेश को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद जैसे ही आप इंक्रीज इंडेंट की बात करेंगे तो इंडेंटेशन बढ़ जाता है, इंडेंटेशन को आगे खिसका देता है। देखो जितना आपको इंडेंटेशन आगे चाहिए ये आगे आ जाएगा। तो आपको देखो एक शीट में एक अच्छी जेन्युइनिटी सी लगेगी, आपको लगेगा ठीक है कि ये आपके डेजिग्नेशन है और ये उस डेजिग्नेशन के अंडर में काम करने वाले लोगों की लिस्ट है। तो इस तरीके से आप ये एक बहुत अच्छी सी लिस्ट तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट करना है तो आप इसको भी डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज। और कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी के अंडर में एक के अंदर में दूसरा, इस तरीके से आता है। तो जैसे मैंने कहा मैनेजर के अंडर में राम आ रहा है और राम को कलर थोड़ा सा मुझे कुछ और देना है और थोड़ा लाइट करना है, और बाकी सारे लोग इस राम के अंडर में काम कर रहे हैं, तो आप इंक्रीज इंडेंट और कर दीजिए। 1 बार करना है, 2 बार करना है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ओके, तो गाइस इस तरीके से हम इस लिस्ट को तैयार करते हैं। इसको मैं हटाने के लिए क्लियर ऑल कर रहा हूँ, इसमें फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट दोनों बिल्कुल साफ हो गए। तो दिस इज नोन एज इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंटेशन। अब गाइस हमारे पास एक वर्ड आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या है, देखिए जैसे मैंने कर्सर को यहाँ पर छोड़ा, यहाँ पर अगर किसी पर्सन का नाम बहुत बड़ा आ जाता है, देखिए अगर मैंने यहाँ पर RAJENDRA राजेंद्र कुमार नौटियाल ऐसे लिखा, मैंने इतना बड़ा नाम लिख दिया, ठीक है, नाम कोई बहुत बड़ा लिख दिया। अब ये नाम में क्या हो रहा है, राजेंद्र कुमार तक तो बात ठीक आ रही है, लेकिन नौटियाल वर्ड थोड़ा सा कट रहा है। तो जैसे ही मैं इसे रैप टेक्स्ट करता हूँ, तो रैप टेक्स्ट करने पे जो वर्ड एक रेंज से बाहर जा रहा होगा वो पूरा का पूरा वर्ड यहाँ से, जहाँ से स्पेस था उसके बाद पूरा वर्ड खिसक के नीचे आ जाएगा, इस सेल की हाइट को बढ़ा देगा। तो दैट इज कॉल्ड रैप टेक्स्ट। जैसे आप वर्ड में भी करते थे,
वर्ड में क्योंकि आपके पास स्केल होता था, स्केल में क्या है, आपने टेक्स्ट लिखा, लिखते 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 जब स्केल खत्म हुआ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है अपने आप ही। ओके, इस तरीके से यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट का मतलब होता है रैप करके टेक्स्ट को नीचे लेकर आना। उसके बाद एक वर्ड आता है मर्ज एंड सेंटर। अब देखिए ये मर्ज एंड सेंटर वर्ड क्या है, थोड़ा सा मैं आगे कर रहा हूँ शीट को, देखिए थोड़ा सा आगे जानबूझ के जा रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। सपोज करो यहाँ पर कभी कभी आपके पास एक कॉलम आता है एज, एज के अंडर में 2 सेल आ रहे हैं मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल 2 ऑप्शन आए एज ग्रुप के अंडर में। अब इस एज के अंडर में जब 2 चीज़ें आ रही हैं तो ये एज मेल की भी है और एज फीमेल की भी है, दोनों के लिए है। एज मतलब क्या है, एज जो हेडिंग है वो कॉमन है मेल और फीमेल के लिए, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि ये कॉमन है, ऐसा लग रहा है एज खाली मेल की है, फीमेल की एज यहाँ पर कुछ फीमेल के लिए कोई हेडिंग ही नहीं है ऊपर। लेकिन अगर मुझे दोनों को कॉमन यूज़ करना है तो मैं इनके ऊपर के दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दूंगा। दिस इज मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो देखिए गौर कीजिएगा, मर्ज एंड सेंटर करने पे आपका जो एज हेडिंग है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई और अब पता लग रहा है, देखो एज किसकी है, मेल की भी और फीमेल की भी। ओके गाइस, अगर मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ फिलहाल, तो हमने अंडू कर दिया, वापस नॉर्मल हो गया। अब बात आती है, फिर से मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से मर्ज एंड सेंटर पे जाता हूँ। अगर मैंने ओनली मर्ज अक्रॉस किया है, मर्ज अक्रॉस करने पे क्लिक करते ही ये दोनों मर्ज जरूर हो जाएंगे, लेकिन एक बात खास तौर से ध्यान रखिएगा, सेंटर नहीं हो रहा है, टेक्स्ट जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में ही रहेगा, वो सेंटर नहीं होगा। अगर मैं इसे हाथ के हाथ अनमर्ज कर दूंगा तो ये वापस 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। ये तो थी बात मर्जिंग की या मर्ज सेंटर करने की या अनमर्ज करने की। अब एक चीज़ होती है कि अगर आपके पास किसी सेल में डेटा है एज और आपने इन सबको मर्ज करना है। अब देखिए, इसको भी करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर आपके पास आपने यहाँ पर ये कोई 4 सेल मर्ज करने हैं एक साथ, अगर इसमें डेटा नहीं है, डेटा लिखने से पहले आप मर्ज करते हैं और चारों सेल्स को आपको मर्ज करना है, तो जैसे ही आप मर्ज सेल्स करते हैं नो प्रॉब्लम, चारों सेल बहुत इजीली मर्ज हो जाते हैं। बट अगर हमारे सेल्स के अंदर ऑलरेडी डेटा है और उसमें से एक से ज़्यादा सेल्स में डेटा को लिखा गया है, तो जब ये 4 सेल मर्ज होंगे तो ध्यान दीजिएगा ये क्या करेगा, जो सबसे पहला टॉप लेफ्ट डेटा, यानी कि ये जो टॉप लेफ्ट डेटा है सिर्फ ये बचता है। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्स को मर्ज कर दिया, तो सेल्स के अंदर मर्ज करने के बाद डेटा चारों नहीं रह सकते। तो जैसे ही आप मर्ज सेल्स करते हैं ये एक वो देगा, एक कमेंट आएगा। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से ये आ गया, एक डायलॉग बॉक्स आता है, इस डायलॉग बॉक्स के अंदर क्या कहते हैं, मर्जिंग सेल्स इन ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड अदर वैल्यूज। ठीक है, मर्जिंग सेल्स ओनली कीप द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड द अदर वैल्यू, यानी कि अपर लेफ्ट वैल्यू बचेगी और बाकी सारी वैल्यूज डिस्कार्ड यानी कि डिलीट कर देगा, हटा देगा। ओके कर दिया तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अपर लेफ्ट मोस्ट डेटा जो होता है वो सिर्फ बचेगा और बाकी सारा डेटा आपका हटा देगा। तो दिस इज कॉल्ड द मर्ज सेल्स। ओके, अब इसको हम चाहे डिलीट कर लें या अंडू कर लें या जो भी कर रहे हैं, अभी मैंने इसको हटा दिया, हम अपनी शीट पे वापस आ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आपका अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट के अंदर सबसे पहले हमने टेक्स्ट के चारों तरफ से अलाइनमेंट किए, लेफ्ट राइट सेंटर, ठीक है, टॉप मिडल बॉटम, इस तरीके से। फिर हमने इसके डायरेक्शन की बात करी, फिर इंडेंटेशन पे गए, उसके बाद रैप टेक्स्ट, और रैप के बाद हमने पढ़ा मर्ज एंड सेंटर और मर्जिंग के ऑप्शंस। ओके गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है नंबर सिस्टम। व्हाट इज दिस नंबर सिस्टम? एक्चुअली क्या होता है, जब हम न्यूमेरिकल डेटा के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि हाउ नंबर शुड डिस्प्ले, न्यूमेरिकल डेटा किस तरीके का दिखना चाहिए आपको। अब कभी कभी देखिए, आप कई तरीके के डेटा में डिफरेंसेस समझिए। अगर आपको नंबर को केवल और केवल नंबर दिखाना है, आपने कहा ठीक है एज एक नंबर है, मैंने इसको नंबर की फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है बहुत अच्छा। बट सैलरी जो है, सैलरी को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी में डेसिमल प्लेस आते हैं। दूसरी चीज़, अगर सैलरी की वैल्यू 3 डिजिट से बड़ी है तो उसमें कॉमा आता है। सैलरी बिकॉज एक न्यूमेरिकल
डेटा भी है और साथ ही साथ एक करेंसी को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें आपका करेंसी सिंबल आना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों को दिखाने के लिए, या आपका जो डेट टाइप का डेटा है, देखो ये डेट की फॉर्म में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेट फॉर्म। अगर ये नंबर की फॉर्म में दिखेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन डेट की फॉर्म में ही दिखे तो सही लगेगा, जैसे 1-4-2015 तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसमें 2573 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लगेगा, ये डेट नहीं लगेगी, ये तो लगेगा कि हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जो न्यूमेरिकल डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है वो किस तरीके से करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। जैसे सैलरी, DA, TA, ये 3 कॉलम हमारे न्यूमेरिकल डेटा को जनरल फॉर्म से थोड़ा हट के होने चाहिए, कुछ अलग सा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, मैंने कहा दैट शुड बी लाइक नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में क्या होता है, डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक सारी वैल्यूज आपको दिखा रहा है। ओके, अब दूसरी चीज क्या होती है, मैंने कहा दैट शुड बी लाइक करेंसी। अब करेंसी या अकाउंटिंग फॉर्म, लगभग दोनों में डॉलर लगा हुआ आएगा, देखिए इसमें भी डॉलर लगा हुआ आता है और अकाउंटिंग फॉर्म में भी आपको डॉलर लगेगा, तो बस थोड़ा सा गैप का फर्क आता है, इसमें हल्का सा स्पेस होता है। अब अगर मैंने करेंसी फॉर्म ली है तो करेंसी ना केवल करेंसी है, करेंसी के साथ हमारे बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं। जैसे कि अगर मैं करेंसी की बात करता हूँ कि करेंसी में कौन सी, बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर आता है। अगर आपको करेंसी चेंज करनी है, चेंज करने का मतलब क्या है, करेंसी को अगर आपने बदलना है, कोई दूसरे कंट्री के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसमें अलग अलग करेंसी आ गई। देखो पॉन्ड भी आ गया, यूरो भी आ गया, चाइनीज़ में येन आता है वो आ गया, फ्रैंक आ गया। और अगर सपोज करो मैंने इसमें सपोज यूरो लेना है तो ये यूरो का सिंबल आएगा, है ना। अगर मैंने यहाँ पे येन लेना है तो येन का सिंबल आ जाएगा, और अगर मैं इसमें वापस डॉलर कर रहा हूँ डॉलर आ रहा है। इसी तरीके से क्या कंट्री वाइज सिर्फ इतनी करेंसी है, मैंने कहा नहीं, आपको करेंसी के और ऑप्शंस मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में। जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस भी दिखा रहा है, कितने डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि कंट्री टू कंट्री ये भी वेरी कर सकता है। और अगर आपको सिंबल्स की बात करता हूँ, डॉलर सिंबल की, डॉलर सिंबल के अलावा और कौन कौन से सिंबल, तो जब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे आपके सामने बहुत बड़ी लगभग सभी कंट्रीज की एक लिस्ट खुल के आ जाती है। जिस कंट्री में जो भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं लगभग वो सभी सिंबल आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। देखिए अगर आप नीचे जाते जा रहे हैं तो स्क्रॉल करते रहिए और आपको देखिए सारे सिंबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए इंडियन करेंसी के हिसाब से 2 तरीके से चलता है। अगर हम इंडियन करेंसी को इंग्लिश फॉर्म में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ डॉलर, रुपीज़। ओके करेंगे तो यहाँ पर ये रुपीज़ करके लिखा आता है, RS। ओके, बट अगर इंडियन करेंसी को हिंदी के हिसाब से यूज़ किया जा रहा हो तो हिंदी के हिसाब से भी इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। हिंदी ही नहीं, इसमें देखिए आपको और लैंग्वेजेस को भी जगह दी गई है। अगर मैं यहाँ पर रुपीज़ से नीचे और नीचे चलता हूँ, थोड़ा सा नीचे और आना पड़ेगा आपको, तो देखिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस को भी हमारी जगह मिली है। अरेबिक फॉर्म आ रहा है, इसमें देखिए हिंदी के लिए रुपीज़ यूज़ होता है, मराठी में भी, नेपाली में भी, संस्कृत में भी, ठीक है। देखिए इवन असमिया, बंगला, पंजाबी, है ना, हमारी कुछ रीजनल लैंग्वेज, ओडिशा, तमिल, इन सब लैंग्वेज, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस को हमारी जगह मिली है। क्योंकि अब कंप्यूटर जो होता है वो केवल एस्काई लैंग्वेज पे काम नहीं करता, कंप्यूटर काम करता है यूनिकोड लैंग्वेज के ऊपर, और यूनिकोड लैंग्वेज में ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेंगी। तो देखिए रुपीज़ का सिंबल रू की फॉर्म में चाहिए तो ओके, तो यहाँ थोड़ा सा सेल को हमें बड़ा करना पड़ सकता है क्योंकि वो जगह ज़्यादा लेता है ना, ये इस तरीके से। और ये शायद कुछ दिक्कत है, चलिए देखते हैं इसको भी कि ये रुपीज़ की फॉर्म में ऐसा क्यों कह रहा है। करेंसी सिंबल तो हमने छोटे किए हैं, और सॉरी इसमें रुपीज़ की फॉर्म में कुछ दिक्कत है। ये वाली फॉर्म्स तो आ गई, सैलरी को और टीए को उसने रुपीज़ की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाया, अभी डॉलर करते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ध्यान दीजिए ये आपका सेल्स को छोटा कर दिया मैंने और सेल्स को छोटा करके यहाँ पर ले लिया मैंने, ठीक है गाइस। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, ये इस तरीके से सिंबल्स आ गए। अब देखिए दैट वाज करेंसी सिंबल। करेंसी सिंबल के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो ये आ गया। अब बात आती है इसी के अंदर हमारे पास और ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट। ये अगर कभी डेट को गलती से जनरल में कर दिया जाए तो कैसा दिखेगा, मैंने आपको कहा ना न्यूमेरिकल फॉर्म। अब किसी भी डेट की न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर ये डेट दिखेगी तो क्या आप कह सकते हैं दिस इज़ अ डेट, ये कभी भी नहीं लगेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे लगेगा 42,008 क्या आ रहा है ये डेट, दैट काउंट बी डेट, इस तरीके से तो डेट नहीं लिख सकते हम।
तो डेट को किस तरीके से लिखना चाहते हैं? आपने कहा डेट को रिप्रेजेंट करने के मेनली दो तरीके आपको मिलते हैं। अगर आप शॉर्ट डेट फॉर्मेट लेते हैं तो ये शॉर्ट डेट फॉर्मेट है, ठीक है। शॉर्ट डेट फॉर्मेट में पहले मंथ फिर डेट फिर ईयर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 19 मंथ नहीं हो सकता है ना, 14 मंथ नहीं होता, 25 नहीं। तो यहाँ पे क्या आता है, मंथ डेट ईयर की फॉर्म में आ रहा है, मंथ डेट ईयर। तो आप अगर यहाँ पर कोई भी डेट लेते हैं तो ये मंथ डेट ईयर की फॉर्म में आपको दिखा रहा है। अगर यहाँ डेट ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डेट भी हैं। अगर आप यहाँ से डेट पैटर्न में से कुछ भी चूज़ करते हैं कि आपने कहा कि मुझे इस फॉर्म में डेट चाहिए, ओके, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब डेट को कैसे दिखाया उसने, 19 फैब 2000, 14 मार्च 2003। तो इस तरीके से डेट का फॉर्मेट आप बदल सकते हैं। सेकेंडली वी हैव लॉन्ग डेट फॉर्मेट। लॉन्ग डेट फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, लॉन्ग डेट फॉर्मेट में डेट को लॉन्ग डेट फॉर्मेट की फॉर्म में दिखाएगा, पूरा डेट कंप्लीट तरीके से डेट को शो करेगा। ओके गाइस, इसी तरीके से डेट के साथ साथ, लॉन्ग डेट के साथ साथ हमारे पास, मैं इसको वापस शॉर्ट डेट में ले आता हूँ और शॉर्ट डेट में करके हमने से छोटा कर लिया सेल को। उसके बाद हमारे पास बात आती है सिंबल की, हम करेंसी सिंबल की बात कर चुके हैं। परसेंट की फॉर्म में, परसेंट की फॉर्म में क्या होता है, पहले मैं इसे जर्नल करता हूँ, जर्नल नंबर में आपको ये जर्नल नंबर दिखाई देगा। बट अगर मैं इसे परसेंट की फॉर्म में लाना चाहूँगा तो ये परसेंट की फॉर्म में दिखाएगा। परसेंट से क्या होता है, किसी भी डिजिट में 2 जीरो बढ़ जाएंगे और परसेंट का सिंबल लग जाएगा। अगर परसेंट हटाऊंगा तो ऑटोमेटिकली परसेंट हटाने से, जर्नल नंबर करने से ये जीरो हट जाते हैं, ठीक है। आप इसी में साइंटिफिक फॉर्म ले सकते हैं। अच्छा, टाइम गौर कीजिएगा, टाइम के अंदर एक चीज़ ध्यान रखिए, टाइम का फॉर्मेट ज़रूर सेट करता है। जब हमें सपोज करो यहाँ पर मुझे टाइम लिखना है, ठीक है, और मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कि ये वाले सेल्स हमारे टाइम के फॉर्मेट में आने चाहिए, टाइम। तो मैं यहाँ पर जब टाइम लिखता हूँ तो जैसे मैंने कहा 1:20:30, तो ये टाइम का फॉर्मेट ऐसे AM PM जितना भी चाहिए उस हिसाब से ये आ रहा है। तो ये कोलन लगाना पड़ता है बीच में टाइम की फॉर्म में जब आप लिखते हैं। तो जैसे आप किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को लिख रहे हैं तो ये 12:00 दिखा देगा, लेकिन टाइम को मुझे टाइम की फॉर्म में एग्जैक्टली लिखना पड़ेगा, 2:30:25 ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो मैं लिखता हूँ 13:20:10, तो ये PM हो जाएगा। ओके, तो मतलब 24 आवर्स के हिसाब से टाइम चलता है और टाइम को उसी तरीके से कन्वर्ट भी कर लेगा अपने आप से। ओके, तो ये तो होता है टाइम का तरीका, टाइम को लिखने का तरीका ये है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, परसेंट हो गया, यहाँ पे परसेंट मैं बाहर से बता चुका हूँ। फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल वैल्यू अपॉन की फॉर्म में आती है, लेकिन फ्रैक्शनल में आपको कुछ स्पेशल अभी नहीं दिखेगा, फ्रैक्शनल फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक फॉर्म की। तो साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है, साइंटिफिक फॉर्म में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस फॉर्म में, पावर E की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई जैसे 6000 नंबर है तो गौर कीजिएगा साइंटिफिक फॉर्म किस तरीके से बदलता है, जितनी डिजिट है, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतनी डिजिट के हिसाब से तो ये वैल्यू आ जाएंगी, उससे एक कम, सॉरी, जैसे 4 डिजिट हैं, 4 की जगह यहाँ पर आपको 03 देगा और बाकी जो भी डिजिट आपकी थी 6.00 की फॉर्म में कर देगा। ओके, तो ये 10 टू द पावर बोलते हैं हम, इस फॉर्म में आएगा। और अगर आपके पास 5 डिजिट थी, देखो 5 डिजिट थी, तो उसमें आपका यहाँ पे आ गया 04, और क्योंकि 1.00 आ रहा है उसके बाद 44 है। तो देखिए मैं इसका एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर आपने यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे, तो प्लस करके तो 04 आएगा, लेकिन प्लस से पहले क्या आना चाहिए, 1.23E04, 1.23E04, इस तरीके से इसको शो करेगा। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग 04 और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मतलब जो टोटल क्योंकि मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक इसमें भी मांगा जाता है, तो 1.23E+04 की फॉर्म में इसको शो करेगा। तो गाइज ये हो गया आपका साइंटिफिक फॉर्म। अब बात आती है किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो टेक्स्ट बन जाता है। टेक्स्ट का मतलब होता है कि अब ये कैलकुलेटेबल नहीं है, ये टेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ नंबर। और टेक्स्ट में करते ही देखो सेल के अलाइनमेंट में, क्योंकि टेक्स्ट देखो आप लेफ्ट से लिखते हैं और न्यूमेरिकल डेटा क्या करते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके, यूनिट, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके लिखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा जो टेक्स्ट डेटा होता है वो हमेशा लेफ्ट से चलता है,
न्यूमेरिकल डेटा हमेशा राइट साइड से चल रहा होता है। तो अगर मैंने किसी नंबर को टेक्स्ट बना दिया तो अब हम इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, दैट इज टेक्स्ट ओनली। ठीक है, तो इसको आप एक जनरल नंबर रखेंगे तो ये नंबर फॉर्म आएगा, और अगर आपने इसको टेक्स्ट कह दिया तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट जब हो जाता है तो आप इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो ये जो चैप्टर था अभी हमने बात करी है एक छोटे से चैप्टर को लेकर, जिसमें हमने अभी किया अलाइनमेंट और नंबर सिस्टम। ओके, तो अलाइनमेंट और नंबर सिस्टम को बिल्कुल अच्छे से ट्राई कीजिए। मैं चैप्टर्स को बहुत हल्के हल्के, बहुत आराम आराम से, कभी कभी ऐसा होगा कि मेरा एक मेन्यू 4 से 5 दिन क्लासेस तक ले लेगा, लेकिन आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ एक्सेल के अंदर सीखने को मिलेगी। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें, और अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दें, कहाँ पर कुछ कमियां हैं, कोई लेक्चर समझ में नहीं आ रहे हैं। मेरे नंबर भी आपके वीडियोस पे फ्लैश होते रहता है, नंबर आपको मैं देता हूँ हमेशा। मेरा ईमेल है, उस पर डालिए, ईमेल एड्रेस पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को सजेशंस मिलते रहें तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियोस, कुछ डाउट हैं वो मेरे से क्लियर कीजिए, तो मैं इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके आपको दूंगा डेफिनेटली। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।